मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सैंपल पेपर जो बिहार बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आप सभी बच्चों को दिया गया है कि आप इसका अभ्यास कर लें और इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर जो है आपके मैट्रिक परीक्षा में आएंगे। कुछ इसमें से भी आ जाता है, इसलिए बहुत बच्चों का यह निवेदन था कि आप संस्कृत के साथ साथ हिंदी भाषा का भी जो सैंपल पेपर मिला है सर उसका भी अध्ययन करा दीजिए। तो मेरा यह प्रयास है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो 60 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम लोगों को परीक्षा में मात्र 50 बनाना होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर का जो होता है डिस्क्रिप्टिव विषयनिष्ठ आ जाता है, जिसका उत्तर हमें लिखना पड़ता है। तो एक ऑब्जेक्टिव का हम लोगों का वीडियो होगा और एक डिस्क्रिप्टिव का। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ लिखा है सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा प्रदान किया गया है आप सभी बच्चों को मातृभाषा हिंदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं परीक्षा का पूर्णांक 100 अंक का होता है। हिंदी जो है 100 नंबर का प्रश्न पत्र है और हमें 100 नंबर का लिखना भी होता है। यहाँ परीक्षा का टाइमिंग लिख दिया है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक को निर्दिष्ट करते हैं। वह बताता है कि कौन क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब। तो अभी हम लोग खंड अ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें लिखा है। इनके उत्तर OMR शीट में दिए गए सही वृत्त को काले या नीले पेन से भर कर दें। हम लोगों को परीक्षा में 50 बनाना होता है और 50 का हमें एक एक अंक 50 अंक प्राप्त होता है। अभी एक दिन न्यूज़पेपर में निकला था कि अब की बार जो ऑब्जेक्टिव आएगा हमारा वह 100 आएगा। अभी इस पेपर में 60 है, तो 60 आए या 100 आए हमें बनाना 50 ही है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हमें 50 अंक ही प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है हमारे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इससे कलर कर देते हैं, यहाँ स्पष्ट होगा। ये सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। और दूसरा लिखा बहादुर कहानी के लेखक कौन हैं? बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। अमरकांत, ये उत्तर होगा हमारा अमरकांत। फिर आ गए हम तीसरे प्रश्न पर, और तीसरा प्रश्न है मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? गिरधारी का। मदन किसका पुत्र था? गिरधारी का। यह हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब आप लोगों का हम 30 सेकंड लेंगे यह बताने के लिए कि हम लोगों के परीक्षा में जो OMR शीट आएगा ऐसे करके क्वेश्चन 1 2 3 और इसके सामने जो है ABCD होता है। इसके आगे एक के आगे जो है 4 गोला है, B के सामने भी क्या है 4 गोला होगा ABCD के रूप में। ऐसे ही होगा 3 में। जैसे मान लीजिए एक पहले का उत्तर क्या हमारा C, तो हम C को बढ़िया से काले या नीले पेन से ही, काले और नीले पेन से क्या कर दिए? कलर कर दिए। यदि मेरे पास अभी 60 क्वेश्चन है, 100 भी हो, जिसको हमें बनाना, मान लो दूसरा क्वेश्चन हमारा भारी है, हमको नहीं आ रहा है, हम सही उत्तर उसका नहीं जानते हैं, तो हम कौन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और 3 का आंसर क्या है? B। तो हम 3 के सामने B लिखेंगे, ये B को जो है कलर कर देंगे। हमारे समझाने का ये मतलब था कि हमको जो प्रश्न आएगा उसी के सामने वाले गोले को काला करेंगे,
और जो क्वेश्चन हमको भारी लगेगा, जो हम बनाने में असमर्थ होंगे, जिसका सही उत्तर हमें नहीं मालूम होगा, उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे वैसे ही। चलिए, परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे हम आ जाते हैं पुनः अपने प्रश्न पत्र पर, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाथ खाली होना। मुहावरा है, कह रहा है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हाथ खाली होना। अब आप अपने से सोचिए, कुछ नहीं मिलना, गरीब होना, हाथ से पैसा गिर जाना, या पास पैसा न होना। तो हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ है पास पैसा न होना। यानी चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। फिर हम आ गए कहाँ, पांचवा कह रहा है, मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी वल्लभाचार्य। हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के। कौन उत्तर होगा, सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद अत्यंत ही तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति रहे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे सामने, ये 6। सात कोड़ी होता के कथाकार कौन है, कौन है बताइए आप। पंजाबी हैं, गुजराती हैं, उड़िया हैं या हिंदी हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का सी। 6 का भी सी होगा और वह हो जाएगा उड़िया, एकदम बिल्कुल। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर, लक्ष्मी का पति कौन था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, लक्ष्मी का पति कौन था। लक्ष्मण, रंगप्पा, रामेश्वर और रामरतन। लक्ष्मी का पति कौन था, लक्ष्मण। 7 का ए आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पहले दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी। नंदी नागरी कहलाती थी, कोंकणी, ब्राह्मी या सिद्धम। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, क्या होगा सही उत्तर। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, नंदी नागरी। सही उत्तर क्या होगा हमारा, नंदी नागरी। नंदी नागरी लिपि होगा। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 में, रसखान किस काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रसखान किस काल के कवि हैं। रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ऐसे रसखान को माना जाता है कि भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में हमारा सही उत्तर क्या होगा, रीतिकाल। 9 का भी ए होगा और ये हो जाएगा रीतिकाल। रसखान रीतिकाल के कवि हैं। दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है। यदि मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों का सदैव जो है हेल्प करते रहूँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारे सामने, सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट के कारण या पेट दर्द के कारण। तो ये तो पढ़ा हम लोगों ने हिंदी के पुस्तक में कि पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। यानी 10 का हमारा उत्तर क्या हो गया, बी। अब हम 11 में आ गए। ये कह रहा है कि दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन हैं। सुजाता, श्रीनिवास, ईश्वर, पेटलीकर और सांवरदैया। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक लिखा है, एकदम किताब के आगे ही लिखा है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन हैं। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, बी, श्रीनिवास। कौन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक, श्रीनिवास। फिर आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हमारा कि नख प्रतीक है। तो पढ़े हम लोग, नख किस चीज़ का प्रतीक है, मानवता, पशुता, इन दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो नख प्रतीक है किसका, पशुता का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून नहीं बढ़ना चाहिए। नाखून का बढ़ना क्या है,
पशुता की निशानी है। ऐसे भी सामान्य जीवनचर्या में हमारे नाखून नहीं बढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, अब हम आ गए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 13 पर, और ये पूछ रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन हैं। इसको मोड़ देते हैं और ये हो गया, अब ये आ गए हैं हमारे सामने। क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 जो है कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन हैं। हिंदी के आदि कवि कौन हैं बताइए आप। तुलसीदास, सूरदास, सरहपाद और निराला। तो 13 का सही उत्तर होगा सी, सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन हैं, सरहपाद हैं। ठीक है। अब फिर हो गया 14 कह रहा है कि नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन है इसका नाटक से, खेल जगत से, कहानी से, रंग कर्म से। यानी नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है। तो 14 का हो जाएगा डी, रंग कर्म से। 14 का क्या हो जाएगा, डी, रंग कर्म से। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 कह रहा हमारा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। दीनबंधु निराला को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सुमित्रानंदन पंत को, या जयशंकर प्रसाद को। बताइए 15। तो 15 का सही उत्तर होगा सी। 15 का सही उत्तर क्या होगा, सी, यानी सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत जी को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे आ गए हम 16, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किसने करवाया। गुरु नानक, रसखान, मैक्स मुलर या अमरकांत ने। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मुलर, यानी इसका भी हो जाएगा सी, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर यूरोप में संस्कृत के बड़े विद्वान थे। मैक्स मुलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो जानिए इनके बारे में। मैक्स मुलर जो है यूरोप में संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने ही हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया था। आगे आ गए हम 17, पढ़ें इसको। आविन्यो शहर स्थित है। एकदम आसान क्वेश्चन है। आविन्यो कहाँ है, फ्रांस में है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओम। फिर हम आ गए कहाँ, 18 कहता है कि निम्नलिखित में महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। ये हमारे सभी बच्चे लगभग जानते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। कहाँ है, गुजरात। 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसको हम कलर कर देते हैं ई, यस। 18 का सही उत्तर क्या हो गया, गुजरात। फिर आ गए हम कहाँ, 19 में आ गए। और 19 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है। 19, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है। कथक, कथकली, मणिपुरी या भरतनाट्यम। नृत्य पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का किस नृत्य से संबंध है। तो किससे है, कथक से। जानते हैं हम लोग कथक के अत्यंत प्रसिद्ध जो है रहे कथक में पंडित बिरजू महाराज, इनके समान दूसरा कोई नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 20, अत्यंत आसान सवाल कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से, तबला से, बांसुरी से, इनमें से कोई नहीं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, एकदम आसान है, ए आंसर होगा। और किससे इनका संबंध है, शहनाई से। एकदम प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इसी बिहार के डुमरांव के रहने वाले थे। कौन, बिस्मिल्लाह खां साहब। और इनके समान दूसरा कोई शहनाई वादक हमारे देश में नहीं था। शहनाई से इनका संबंध है। आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया है। यह किसने कहा था, किसने कहा था बताइए। आपके लिए 10 सेकेंड। मैक्स मुलर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा था कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया है। 21 का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था। 20 का सही उत्तर होगा।
फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 22, और 22 कह रहा है कि पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है। यह भी आसान सवाल है एकदम। सुमित्रानंदन पंत ने कहाँ बताया कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं? गाँवों में, शहरों में, जंगल में, समुद्र में, कहाँ निवास करती हैं? गाँवों में निवास करती हैं। भारत माता का निवास स्थान कहाँ है? गांव। इसलिए भारत माता जो है आज भी भारत के गांवों में निवास करती हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 23, और 23 को देखते हैं। 23 कह रहा है कि प्रेम वाटिका ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? बताइए। रसखान, घनानंद, प्रेमघन और जीवनदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रसखान। प्रेम वाटिका ग्रंथ के रचनाकार हैं श्रीमान रसखान हैं। आगे हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म स्थान है। राष्ट्र कवि दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 24 बताइए। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान है अपना बिहार। कहाँ के रहने वाले थे? बेगूसराय के। पटना में भी इनका जो है निवास स्थान है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, सही उत्तर बिहार बेगूसराय ही होगा। 25, हिरोशिमा शहर का संबंध किससे है? हिरोशिमा अत्यंत प्रसिद्ध है बमबारी के कारण, नहीं? और यह कहाँ है? भारत, जापान, अमेरिका, जर्मनी। कहाँ पर है? जापान के 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ पर बम जो है गिराया गया था। तो इसलिए ये सही उत्तर हो गया इसका जापान। किस देश में है? जापान देश में हिरोशिमा। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 26, और 26 कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन हैं? कुंवर नारायण, अनामिका, वीरेन डंगवाल और रेनर मारिया। बताइए, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन हैं? तो सही उत्तर होगा हमारा कुंवर नारायण। ये इसका सही उत्तर हो गया 26 का ए, कुंवर नारायण। फिर आगे आ गए हम कहाँ? 27 में अब पूछ रहा है रंगप्पा कौन था? मजदूर, शराबी, जुआड़ी, व्यापारी। क्या था? ये तो जानते हैं हम लोग ना। रंगप्पा क्या था? जुआड़ी था। रंगप्पा किताब में पढ़ना हम लोगों को रंगप्पा के बारे में। रंगप्पा एक जुआड़ी था। और आगे क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, और 28 कह रहा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? बताइए। रंगप्पा, नजम्मा, संजम्मा और उर्वशी। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो 28 का सही उत्तर होगा नजम्मा। क्या हो जाएगा? नजम्मा। फिर आ गए हम कहाँ? अब 29 में आ गए ना। अब 29 कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत, सोमन, अर्जुन और मंटू। बताइए। 29। तो 29 का सही उत्तर है हमारा ए, अच्युत। ठीक। आपको भी मैं कुछ समय दे रहा हूं कि आप भी अपने से विचार करें, फिर सही उत्तर को जानें, और जान जाएं तो याद रखें, क्योंकि सैंपल पेपर से भी कुछ ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान से देखना है, याद कर लेना है। आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 30। फिर कह रहा है कि मंगू जन्म से ही क्या थी? अंधी, पगली, बहरी, गूंगी। मंगू जन्म से ही क्या थी? जानते हैं हम लोग, क्या थी? पगली थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। फिर आ गए हम अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? नाम सुना आप लोगों ने अज्ञेय साहब का? सच्चिदानंद अज्ञेय, हीरानंद अज्ञेय, ब्रह्मानंद अज्ञेय या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यही इनका असली नाम है। कौन? डी। अज्ञेय साहब का पूरा नाम है सहिवा अज्ञेय कहा जाता है। सच्चिदानंद, स अही से हीरानंद, अवा से वात्स्यायन, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 32 पर, और 32 कह रहा है कि सीता किस कहानी की पात्रा है? ठहते विश्वास, नगर,
दही वाली मगम्मा और धरती कब तक घूमेगी। 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा सही उत्तर है डी ना, धरती कब तक घूमेगी। फिर आ गए हम, अच्छा लड़का पिता की आज्ञा का पालन करता है में रेखांकित पद क्या है। बताइए तो, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या कारक है, क्या है। तो अच्छा लड़का पिता की आज्ञा का पालन करता है में रेखांकित पद क्या है, अच्छा। तो इसमें अच्छा क्या है, विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। विशेषण किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ संज्ञा शब्द है लड़का, और यह लड़का की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है भाई, तो अच्छा है, इसलिए अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे आ गए हम, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये बात तो हमारे सभी बच्चे जानते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी, क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। एकदम याद होना चाहिए, परीक्षा में हमको लिखना भी पड़ता है अपनी कॉपी पर कि हम जो है अपनी उत्तर पुस्तिका को जो है किस लिपि में लिख रहे हैं। हमारी लिपि क्या है, देवनागरी, हिंदी भाषी हम लोग। तो आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आगे दोबारा एक क्वेश्चन आ गया इसी पर। एक तो पशुता के लक्षण है, फिर लिखा नाखून क्यों बढ़ते हैं। गद्य की अभी पूछ रहा है कि गद्य की कौन सी विधा है। 35, तो गद्य की कौन सी विधा है, कहानी, संस्मरण, कविता, ललित निबंध। इसका सही उत्तर होगा ललित निबंध। गद्य की कौन सी विधा है, ललित निबंध। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, कहता है कि वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के भेद तो हम लोग जानते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं बताइए, 2, 3, 4, 5। कितने भेद हैं, 3। नहीं, कौन कौन से हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद हो गए, 3। तो 36 का सही उत्तर हमारा हो गया बी, और आंसर हो गया 3। ठीक, अब हम आ गए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। और 37 कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में या 1910 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। एकदम आसान और सही उत्तर है ए, 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। ठीक है, फिर आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है, आसान है बिल्कुल, व्यंजन संधि है। क्यों व्यंजन संधि है, क्यों व्यंजन संधि है, क्योंकि जब जगन्नाथ बनेगा तो जगन्नाथ का विग्रह क्या हो जाएगा, विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ हो जाएगा ना, जगत धन नाथ। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जब हलंत लग जाए तो सदैव ध्यान रखेंगे वहाँ क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, फिर आगे आ गए हम लोग अब, और ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, जब हम संधि विच्छेद करेंगे और प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जब हलंत लग जाए मीन्स वहाँ व्यंजन संधि ही होती है। आगे आ गए, गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन थे। हिंसा, नहीं 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 नहीं, अहिंसा और असत्याग्रह, नहीं नहीं नहीं, अहिंसा और सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का सत्य और अहिंसा, डी। गांधी जी के 2 हथियार थे, कौन कौन थे, एक सत्य था और दूसरा क्या था, अहिंसा। फिर आ गए हम, अब व्याकरण का प्रश्न आ गया कि पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पावक। तो अक, आक, आई, क दिया है, तो पावक कैसे बना भाई, तो पौधन अक, ध्यान रहना चाहिए। तो पावक में कौन सा प्रत्यय हो गया, अक प्रत्यय हो गया, अ और क। ठीक है, अक प्रत्यय हो गया। अब आ गए हम कहाँ, 41 में। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है, क्या कहलाता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में आएगा वो क्या कहलाएगा, जानते हैं हम लोग ना, तो आसान है बिल्कुल, क्या कहलाएगा, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है वो सर्वनाम कहलाता है। अब कह रहा है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो किस समास में पहला पद प्रधान होता है,
अव्ययी भाव, ए अव्ययी भाव। नहीं, कर्मधारय में नहीं होगा। पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होगा, वहाँ कर्मधारय होता है। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची होगा वहाँ द्विगु समास होता है। और बहुव्रीहि पढ़े हम लोग ना, पिछले वीडियो में मैं पूरा समास प्रकरण का अध्ययन कराया हूँ, एकदम बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा, उसे आप लोग देख लें। और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान नहीं होकर के बाहर से आए हुए पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन ये पूछ रहा है किस समास में पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान होगा उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे फिर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। भूल के भी 13 नहीं लगाना है। यदि संस्कृत का प्रश्न पत्र रहेगा उसमें पूछ देगा कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब हमारा सही उत्तर क्या होगा? 13। लेकिन हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है ना। फिर आ गए अब हम लोग 44। अब कह रहा है कि करुणानिधि ने किस दल का गठन किया था? बताइए। स्वेच्छा सेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल और सेवा दल। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 44। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ए, स्वेच्छा सेवक दल। क्या हो जाएगा? स्वेच्छा सेवक दल। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 45 में। ये कह रहा है कि अनुस्वार और विसर्ग हैं। विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग दोनों दिया है। क्या है भाई? अनुनासिक, निरनुनासिक, प्लुत, अयोगवाह। तो अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी में अयोगवाह है। नहीं, न इनकी स्वर्ग में गिनती होती है न व्यंजन में गिनती होती है। इन वर्णों की कहाँ गिनती होती है? अयोगवाह में होती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन पढ़े हम लोग? नहीं, यहाँ दिया तालव्य स, मूर्धन्य स, ह और प। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? प, यानी उत्तर डी। 46 का क्या सही हो जाएगा? डी। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 47 में। और 47 कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, तालु, मूर्धा, कंठ। तो व के लिए मैंने पढ़ाया है, उच्चारण स्थान का भी मैं वीडियो बना रखा हूँ जिसमें वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया है। तो वहाँ मैंने लिखवाया व के लिए स्पेशल एक सूत्र है। क्या? वकारस्य दंतुष्ठ, यानी व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतुष्ठ है। तो व का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। फिर आ गए हम कहाँ? 48 में। कह रहा है कि वह अतिशय सुंदर बालक है में अतिशय क्या है? अब देखिए, बालक संज्ञा है। बालक कैसा है भाई? सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। वह सुंदरों में कैसा सुंदर है? तो अतिशय है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है, ध्यान रखेंगे। तब यहाँ अतिशय क्या हो जाएगा? इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। और यहाँ बता ही रहा है। अब कह रहा है कि निम्नांकित में कौन पुल्लिंग है? गंगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु। ठीक है, डी हो जाएगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन इनका पुल्लिंग में प्रयोग हो जाता है। आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 50। और 50 कह रहा है कि उग्र, उग्र शब्द का विलोम रूप क्या है? विलोम माने समझते हैं ना, उल्टा। तो उग्र का क्या हो जाएगा विलोम? शांत, अग्र, अशांत, क्रोधी। क्या हो जाएगा? उग्र। और उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? शांत। नहीं, उग्र का विलोम क्या होगा? शांत। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 51 पर। कह रहा है कि दिनकर का पर्यायवाची रूप है। पर्यायवाची माने समानार्थी। ठीक है। तो दिनकर, दिनकर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। यहाँ ऑप्शन में दे दिया निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर, रत्नाकर। दिनकर का पर्यायवाची रूप क्या है? प्रभाकर। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 51 का क्या हो जाएगा? बी। फिर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हम लोग। और 52 कह रहा है कि तलवंडी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? बताइए। पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, चीन में, कहाँ अवस्थित है तलवंडी? सही उत्तर होगा हमारा ए, पाकिस्तान में। ठीक है।
फिर आ गए हम कहाँ 53, कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं? नेता, मंत्री, जनता और अधिकारी। मिट्टी की अबोध, अबोध समझ रहे हैं ना, मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? तो 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, जनता। क्यों मिट्टी की अबोध मूर्त है? क्योंकि इसे नेता जो है दिग्भ्रमित करके अपने पक्ष में कर लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं। 54 कह रहा है बचाना है नदियों को, क्या हो जाने से पहले? तालाब हो जाने से पहले, कुआं हो जाने से पहले, नाला हो जाने से पहले, समुद्र हो जाने से पहले। मैंने पढ़ा है कि बचाना है नदियों को क्या हो जाने से पहले? सी उत्तर होगा इसका, नाला हो जाने से पहले हमें अपनी नदियों को बचाना है। आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम का परिभाषा तो जानते ही हम लोग, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और जिनका उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग होता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ ऑप्शन है पठी, कमर, पृष्ठ और ऊपर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 55 का? पृष्ठ। ठीक है। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 56, और 56 हमारा कह रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 56, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। बताइए सही उत्तर क्या होगा 56 का? 56 का हो जाएगा सी। ठीक है, 6 भेद। फिर आ गए हम कहाँ 57, और 57 कहता है दोहा कोश रचना है। 57 कह रहा है कि दोहा कोश रचना है किसका? आर्यभट्ट, मिहिर भोज, सरहपाद और अलबरूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोहा कोश के रचनाकार हैं श्रीमान सरहपाद, और ये सरहपाद की रचना है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 58 पर, और 58 कह रहा है कि रसखान के आराध्य देव कौन है? पढ़ा हम लोगों ने, रसखान के आराध्य देव कौन है? राम, रहीम, अल्लाह, कृष्ण। रसखान के आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई थी जब वे थे, यानी बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु हुई थी उस समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल, 10 साल, 9.5 साल, 11 साल। बताइए सही उत्तर क्या होगा? ए, 9 साल। जिस समय पंडित बिरजू महाराज जी के पिता की मृत्यु हुई थी उस समय पंडित बिरजू महाराज की उम्र मात्र थी 9 साल। इन्होंने कथक की शिक्षा ली थी अपने चाचा जी लोगों से। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 60 में, और 60 कहता है कि भारत सौभाग्य प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य जो है प्रसिद्ध नाटक है किसका? घनानंद, रसखान, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन का। नहीं तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? प्रेमघन। भारत सौभाग्य प्रसिद्ध नाटक के रचयिता हैं श्रीमान बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का अध्ययन किया जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हम लोगों के अभ्यासार्थ मिला है। अब हम लोग जो दूसरा वीडियो अपना देखेंगे दूसरे क्लास में, हम लोग अब ये गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वह किस प्रकार लिखा जाएगा ये मैं बताऊंगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक अवश्य कर दें। यदि आपके लिए थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा हो तो आप लाइक कर दें, शेयर करें अन्य बच्चों के लिए। यदि आपको कोई असुविधा महसूस हो रही हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो या कोई सलाह देनी हो तो आप अवश्य कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।